नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के खास मुलाकात के क्रम में है एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए देश सेवा जो है वो एकदम सर्वोच्च है। उससे पहले उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके जहन में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। और ऐसी ही देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। आज हमारे साथ हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल तंवर जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे है आपका स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। और बहुत सारी बातचीत आज हम आपसे करेंगे, राजनीति को लेकर आपसे जुड़ी बातें, काफी सारी आपकी जो विचारधारा है, काफी कुछ बातचीत करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं और अभी राजनीति में भी है, तो इंजीनियरिंग से राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? मैंने शिक्षा इंजीनियरिंग के लिए और व्यवसाय इंजीनियरिंग का किया और मुझे तकनीकी ज्ञान से बहुत रुचि है। तकनीकी ज्ञान से तो इसी कारण मैंने वो इस प्रोफेशन में नहीं छोड़ा, नौकरी के बाद भी नहीं छोड़ा। आज भी मैं करता हूँ ये काम और भिन्न मंचों से करता हूँ, कंसल्टेंसी का वर्क भी करता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट इंजीनियर। हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में। और वैसे देश की सेवा जो है तकनीकी माध्यम से देश की सेवा हो सकती है। और हमारा जो देश है आजादी के बाद और 17 साल में भी लोकतंत्र जो है उसमें सहभागिता पूरे समाज की नहीं बनी। ये मेरे लिए थोड़ा एक जिज्ञासा का विषय था और इसीलिए मैं राजनीति में और मैंने प्रवेश लिया। तो इससे पहले भी मैं कांग्रेस में भी काम कर चुका हूँ जी। हाँ, कितने समय से जुड़े हैं आप पार्टी के साथ? इस पार्टी से तो मैं अभी ये 4-5 साल हुए इस पार्टी को और मैं 2 साल से इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। भी हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो रुझान था, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर तो साहब है ही, साथ ही साथ उनका राजनीति में भी था। तो दोनों चीजों को आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से बैलेंस करके चल रहे हैं और दोनों चीजों के माध्यम से इनका जो पर्पस है वो है देश की सेवा करना। मैं कह सकती हूँ ये चीज। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी हम शुरुआती तौर से बात कर लेते हैं आपके परिवार के बारे में, थोड़ी शिक्षा के बारे में बताएं। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप हैं कहाँ से, आपका जन्म स्थल प्लीज बताएं आप। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान के चूरू जिले में मेरा जन्म, चूरू जिले में चूरू शहर में मेरा जन्म हुआ है। और माता पिता भी वहीं से? मेरे माता पिता तो अब नहीं है, मैं खुद भी अवस्था मेरी खुद होगी। और मेरे 2 पुत्र हैं, वो भी इंजीनियर हैं और उसी व्यवसाय में वो राज्य सरकार की सेवा में भी है। कोई अपना व्यवसाय भी करता है एक लड़का। और मैं स्वयं जो है ये अपने व्यवसाय से अभी जुड़ा हुआ हूँ और बाकी समय जो है मैं सेवा में लगाता हूँ। और विशेष बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये समाज का जो वंचित वर्ग है वो 17 साल में भी और जन सहभागिता से जुड़ा नहीं, और उसके लिए मेरा विशेष थोड़ा प्रयास रहता है। इसलिए मैं राजनीति में थोड़ा सक्रिय हूँ। राजनीति में इसीलिए आप सक्रिय हैं? हाँ जी। जैसे कि आपने बताया कि आप चूरू से, आपने जिक्र किया आपका परिवार चूरू से है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो चूरू से ही हुई है? हाँ, शिक्षा तो मेरी चूरू से ही हायर सेकेंडरी तक, तो 1965 तक। फिर बाद में इंजीनियरिंग में चला गया। इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद में और मैंने 1977 तक राज्य सरकार की और कई संस्थाओं की सेवा में रहा मैं। उसके बाद में मैं नौकरी में मैंने छोड़ करके और ये वेल्योर के जो प्रैक्टिस भी करता रहा, टेक्निकल कंसल्टेंसी भी करता रहा, ये भी आज तक करते आ रहा हूँ, करते ही आ रहे हैं आप जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहब। हम थोड़ा सा आगे जानना चाहेंगे और भी हम बातचीत सर से जारी रखेंगे साहब से। इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पार्टी का उद्देश्य क्या है, क्या विचारधारा है आपकी पार्टी ने? हमने सुना है 50 से ज्यादा दलों को एकजुट किया है, तो सबसे पहले थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। हमारी पार्टी का ये विश्वास है कि देश के आजाद होने के बाद भी 70 साल तक और सारे वर्ग को सहभागिता नहीं मिली और उसमें देश का समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो है वंचित रहा है। उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से
और उसकी क्षमताएं बढ़नी चाहिए थी, उनका सहभागिता बढ़नी चाहिए थी, वो हुई नहीं। और उसके लिए हम ये प्रोजेक्ट भी चलाते हैं जहां में आवश्यकता लगती है तो, और हम उसके लिए एक जागृति भी करते हैं। ये हमारी राजनीतिक पार्टी का खाली वो सत्ता हासिल करके और राज करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमें इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना ये हमारा उद्देश्य है। 50 से ज्यादा अभी कुछ समय पहले और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी, उन्होंने और यूपी बिहार की छोटी छोटी पार्टियां उनको साथ लेकर के एक अलायंस बनाया। हम इसी बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। ये वो अलायंस बनाया उन्होंने, छोटी छोटी पार्टियां जो है, ये जो पिछले वर्गों की पार्टियां थी, अधिकांश पार्टियां, उन पार्टियों को साथ लेकर के और राहुल गांधी और खड़गे जी को और हमने ये समर्थन दिया और बिना शर्त दिया। हमने कहा कि आप लोग जो आजकल जो राहुल गांधी पूरे ये यात्राओं में उन्होंने बात की, उनकी यात्राओं से प्रभावित है और वो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के सामने एक देश का एक सपना है और वो सपना हमको सही लगता है, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया है। और कुछ बताना चाहेंगे आपके पार्टी के बारे में? पार्टी तो मुख्य बात ये हम पूरे समाज में सहभागिता, राजनीति सार्वजनिक जीवन में विकसित हो और सबको अवसर मिले, सबको अवसर मिले राजनीति में और आर्थिक प्रकृति में भी, सामाजिक प्रकृति में भी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो कितना सहयोग मिल रहा है? आप लोग एकजुट होकर, जैसे कि आपने बताया 50 जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो एकजुट होकर आप गए, तो कितना सहयोग मिला आपको? ये पार्टी हमको सहयोग करती है, ये हमारे विचारधारा को ये पसंद करती है और उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो प्रयास जो है हम लोग करते रहते हैं, उन प्रयासों में इन लोगों को साथ रखते हैं और इसलिए ये हमसे प्रभावित है। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने सबको इकट्ठा करके और ये बताया कि आज जो राहुल गांधी जिस भारत का सपना सबको सहभागिता मिले, इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए, इसलिए हमने बिना शर्त ही उनको सहयोग दिया है। बिना शर्त ही सहयोग दिया है। काफी सारी रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी, काफी सारी जनसभाएं भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। देखिए ये तो राजनीति है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो उनको पता चलेगा। कहते हैं ना जनता जनार्दन होती है, वो तय क्या करती है। बाकी जो तमाम पार्टियां हैं दमखम के साथ, जो पूरा मैं कह सकती हूँ कि कोशिश कर रही है, फिलहाल रिजल्ट ही बता सकता है कि क्या नतीजे आएंगे। अब हम सर थोड़ा बात कर लेते हैं साहब की, आप जैसे राहुल गांधी की बात कर रहे थे, तो एक तरफ राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली और मोदी जी की बात करें तो विकसित भारत की वो बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था। उनका सवाल ही है कि भारत टूटा ही कब था। तो ये सब बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? मूल रूप से बीजेपी और ये तरह से धर्मांधता के द्वारा राज करना चाहती है और आर्थिक क्षेत्र में उनका विजन बहुत ही गलत है। वो एक्चुअल में क्रॉनिक कैपिटलिज्म में विश्वास करती है, कुछ पूंजीपतियों के धन से देश की राजनीति को खरीदना बेचना ऐसे काम कर रही है और हम उस बात के बहुत विरुद्ध हैं। हम तो एक स्वच्छ राजनीति जिसमें सबकी सहभागिता हो और सबका हित हो वो चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं वो खैर एक तरह से राजनीति में ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा द्वारा और देश को गुमराह कर रहे हैं, हमारे ऐसा अनुभव है, ऐसा मान्यता भी है। और राहुल गांधी जो वास्तव में क्या है कि वो कोई सत्ता के लिए नहीं कर रहा अभी, इस देश के लिए क्या जरूरत है, लोकतंत्र को मजबूत कैसे हो, इसमें उसका ज्यादा, वैसे राजनीतिक दल चाहता है जो सत्ता में आए, बट सत्ता उनकी प्राथमिकता नहीं है। इनकी सत्ता प्राथमिकता होने के कारण ये जो है, ये जैसे आपने भी देखा ये हुआ न, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हुआ, तो कितना धन इकट्ठा कर लिया और उस धन के द्वारा वो राजनीति में एक करप्शन जो है उसको सामाजिक, उसका करप्शन उन्होंने और सार्वजनिक कर दिया एक तरह से, बल्कि कार्यशैली बढ़ा दी। वो देश का दुर्भाग्य है। और उससे जो समाज का नीचे का जो वर्ग है वो जो वंचित वर्ग और वंचित हो जाएगा, ये हमारी मान्यता है। प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनको, ये मेरा सवाल है, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे आपसे ये सवाल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के तौर पे वो कैसे प्रधानमंत्री हैं, आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से तीसरे नंबर पर हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। अगर हम बात करें विश्व गुरु बन रहे हैं। अब मैं सबसे बड़ी बात करूं, 3 तलाक जैसे जो मुद्दे हैं, बहुत बड़ा जो फैसला है
इस पे आज तक कोई काम नहीं कर पाया था। तमाम पार्टियां आई और चली गई। 3 तलाक जैसे मुद्दों पर किसी ने काम नहीं किया था। यहाँ तक जो मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने भी मोदी जी को इस बात पे सराहा था। और हम तीसरी बात अगर कर लें, लंबे समय से चला आ रहा था राम मंदिर। आप एक हिंदू हैं, मैं एक हिंदू हूं। अगर हम बात करें तो राम मंदिर को इतने बड़े फैसले को उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं निपटा दिया। तो फिर आप किस तरीके, अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो कैसे प्रधानमंत्री लगते हैं आपको? देखो, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है उसका उन्होंने मार्केटिंग किया है। राम तो सबके राम है, सबके राम है। आप खुश नहीं है इस फैसले से? आप खुश हैं इस फैसले से? फैसले से खुश है, पर जो इसका क्रियान्वयन किया ना उससे खुश नहीं, वो गलत किया। उन्होंने एक जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने एक एजेंसी नियुक्त की कि वो इसका क्रियान्वयन करे। तो प्रधानमंत्री तो खुद क्रियान्वयन कर रहे हैं। और यहाँ की दुर्भाग्य की बात है कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को करना चाहिए था। हमारा राष्ट्रपति भी नहीं आया, राष्ट्रपति तो बुलाना चाहिए था। तो एक तरह से वो खुद ही वो कर रहे हैं। ये एक तरह से उन्होंने उनका ऐसा लगता है कि वो राम के नाम से और अपनी पार्टी की मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके ये अपने विचार हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब की बार 400 पार के नारे जो है वो लगातार चल रहे हैं, आप सुन ही रहे होंगे। तो अब की बार 400 पार के नारे को लेकर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जुमलेबाजी में तो आप जानते हो शुरू से ही कर रहे हैं। 14 से हम देख रहे हैं वो कई नारे देते हैं, वो नारे कोई क्रियान्वयन नहीं हुए, खाली नारे रहे। और इसी तरह का नारा 400 पार है। 400 पार कैसे होगा इसमें नहीं आ रहा। हर प्रांत में उनकी सीटें घट रही है, 303 से कम हो रही है सब जगह। फिर वो 400 कैसे होगी, ये हमको भी आश्चर्य लगता है। पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की आदत है ऐसी बातें करने की। वो अपना स्वभाव दिखा रहे हैं और उसमें वह तथ्यात्मक बात है वो नहीं लगती है। ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब बात करते हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं, आपने अपनी उम्र में आपकी जो उम्र है आपने बहुत कुछ सीखा, आपको काफी तजुर्बा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने पहले की भी राजनीति देखी है, अब की भी राजनीति देखी है, तो क्या बदलाव आए हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। शुरू की राजनीति में वहां के विधायक थे, 2 बार विधायक रहे, वो वहां के गांधी थे। अच्छा, आप आश्चर्य करेंगे, उनके पहले चुनाव में 87 रुपये लगे। गांव में लोग अनाज इकट्ठा करते, उससे पोस्टर छपता और प्रचार होता। मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा, गंगानगर में केदार शर्मा थे, शुरू मेघराज जी पवार थे, उनका नाम मेघराज जी पवार था। वो मूलतः कांग्रेसी थे और क्योंकि राजस्थान में तो राजाओं का राज था ना, इसलिए राजाओं की जेलों में भी रहे। और मैं उनसे बहुत प्रेरित था और उनकी प्रेरणा से मैंने सरकारी नौकरियां छोड़ करके सार्वजनिक जीवन में आने का निर्णय लिया था। और तो आज जो राजनीति है, तो वो कभी कहते थे कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने जो कुर्बानियां दी है, जी। और वो सत्ता जो है उनको भी करप्ट कर देती है। इसलिए हम उनसे कई बार ऐसा आग्रह करते थे कि आप ये जो समाज को राजनीति से कैसे उन्नत करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक्चुअली में उनसे ही प्रेरित होकर के मैंने ये सार्वजनिक जीवन जो आज दिख रहा है ना आपको, अपने नौकरी छोड़ के ये सब किया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और अब जो राजनीति आ रही है वो खाली से एक व्यापार सा हो गया राजनीति का। और हम जिन लोगों के साथ हमने शुरुआत में राजनीति की थी, वो लोग तपस्वी थे। अच्छा। और समाज के लिए उनकी प्राथमिकता होती थी और अपने दल के लिए बाद में बात करते पहले बात उनकी समाज की प्राथमिकता होती थी और चरित्र पे विशेष केंद्रित रहते। अच्छा। और आज राजनीति जो है वो महज अधिकांश व्यापार हो गया। दूसरा दुर्भाग्य ये भी है कि आज राजनीति अच्छा आदमी कर नहीं पा रहा है। बहुत अच्छी बात नहीं कर पा रहा। अर्थ जो है इतना जुड़ गया राजनीति से कि उसको फिर ये गलत काम करने ही पड़ते होंगे। क्योंकि शुरुआत में देखो लालू वगैरह ये तो राम वगैरह के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये ईमानदार थे। तो ये चुनाव की राजनीति ने इनको और पैसा इकट्ठा करना रही है भ्रष्ट बना दिया। तो ये आज इस पर विचार करना पड़ेगा। ये जो हमको ये जो सार्वजनिक जीवन में जो काम करना है, उसमें ये राजनीति में ये नया प्रयोग जो है कौन करेगा ये तो पता नहीं, बड़ी करना पड़ेगा। धन के आधार पर राजनीति चली तो लोकतंत्र जो है सुरक्षित रह नहीं सकेगा। बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति को राजनीति के तरीके से ही देश के भलाई में जो सहयोग कर सकते हैं उस तरीके से राजनीति को करना चाहिए। चलिए, बहुत आपसे, आपके तजुर्बे से, आपके अनुभव से जो आपकी बातें सुनी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उन्होंने इस सवाल से भी काफी कुछ सीखा होगा कि पहले की राजनीति और आपकी राजनीति में क्या फर्क है। एक
अरसा गुजर जाता है एक चीज को करने में। फिलहाल हम बात करें अगर आपकी कि खाली समय में, थोड़ा सा हम पर्सनली जानना चाहेंगे आपसे कि खाली समय में आपको क्या क्या करना पसंद है, क्या क्या रुचियां हैं आपकी? संगीत हो सकता है, लिखना अच्छा हो सकता है, कविता हो सकती है, पेंटिंग, कुछ भी। खाली समय में मैं ये लिखने का काम करता हूँ। किस तरीके का लेखन? हाँ, ये समाज सुधार अच्छा से जुड़े हुए बातें, ऐसा मेरा वैसे है। इसके अलावा तकनीकी जो शोध है, जी जी जी, उसमें मेरी विशेष रुचि रहती है, तो मैं उनको अध्ययन करना, अच्छा, उसमें रहता हूँ। उन चीजों में आपकी ज्यादा रुचि है। कई टाइप के संगठन है ना जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक्टिव है, उनकी मैंने मेंबरशिप भी ले रखी है। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें क्या, कैसे क्या रहता है? उसमें जैसे ये इंजीनियरिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जी जी, जो गवर्नमेंट की तो नहीं है, जी जी, उनको रिसर्च में, और मैं उनका पब्लिकेशन भी है। अच्छा, तो मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ, उनका मेंबरशिप भी है मेरे पास में। जैसे इंस्टीट्यूशनल इंजीनियर्स है, ये आपके कई एनर्जी की एजेंसियां है। अब जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है देश को, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, उसकी शोध में विशेष रुचि रखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपका जो आपका समय है, जो आपका जीवन है अभी जो चल रहा है, क्योंकि आप एक क्षेत्र में नहीं है, आप दो तीन चीजें कर रहे हैं। आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप अपने क्षेत्र से भी जुड़े हैं, फिर भी जिस तरीके से आप समय निकाल के ये सब कर रहे हैं, बखूबी सीखने वाली बात है। आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आप काफी अनुभवी हैं, आप हम सबसे उम्र में भी बड़े हैं, काफी आपको तजुर्बा है, तो आज का जो समय है आधुनिक युग में भाग रहा है आध्यात्म के जगह। आप आध्यात्म का क्या महत्व है और आज की पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? अध्यात्म का मैं वैसे उसमें रुचि रहती है, और परंतु मैं ये कर्मकांड जो अध्यात्म जो जिसको बोलते हैं ना, उसमें मेरा अपना मानने का तरीका, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, सबका अपना नजरिया है, बिल्कुल आप बताएं जी। अध्यात्म में कहने का मतलब है कि आप कर्मों पे ज्यादा यकीन करते हैं। कर्म जैसे अध्यात्म, जैसे योग, और ये इनसे मेरा क्षेत्र भी है, मैं रुचि भी रखता हूँ जी जी, और मेरा धन भी है। परंतु जो ये धर्म के नाम पे जो ये कर्मकांड बहुत बढ़ गए ना, बहुत अच्छी बात, उसका मैं विरोधी हूँ, मैं मानता भी नहीं उनको। बिल्कुल, पाखंड, पाखंड के विरोधी है, मानते भी नहीं। धर्म के लिए जरूरी नहीं है, ये मेरा पर्सनली भी मानना है। धर्म तो शाश्वत है, बिल्कुल शाश्वत है, शाश्वत धर्म को मानते हैं। धर्म ही सेवा है, सेवा आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आप किसी जानवर को खिला दीजिए, आप अभी गर्मियों का समय, आप किसी पक्षियों को पानी पिला दीजिए, किसी को चुगा खिला दीजिए, किसी भी तरीके से किसी की सेवा कर दीजिए। सही बात है ये। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक सेंटर चलाता हूँ, नर नारायण सेवा संस्थान के नाम से। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें हम कैंप लगाते हैं, जो आंखों के कैंप नहीं लगाए हमने, और स्वास्थ्य बीमारियां उनके लिए लगाते हैं, और उसमें उसके माध्यम से, और हम जो लोगों की सेवा भी करवाते हैं, किसी डोनर को कहते हैं कि ये इस आदमी को आवश्यकता है इस बात की, आप इनको सहयोग करो, इस तरह की फंडिंग हम कराते हैं। तो वो मेहनत करते ही ढंग से ही है कि वो सेवा के रूप में करते हैं, सेवा के रूप में। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है, हर इंसान का अपना मानने का तरीका है, किसी भी तरीके से सेवा होनी चाहिए। बहुत बहुत आज आपसे हमने जितनी बातचीत की, बहुत कुछ साहब आपसे सीखने के मिला। सबसे पहले तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यूज़ 21 के पूरे परिवार की तरफ से कि आपने अपना कीमती, अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। और काफी कुछ आपके तजुर्बे से हमको सीखने के लिए मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे आपको इस वक्त देख रहे हैं, काफी कुछ उनको भी आज सीखने के लिए मिला होगा। और हम चाहेंगे कि साहब आप दोबारा जरूर हमारे स्टूडियो में पधारे, जरूर आए। और आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे न्यूज़ 21 के पूरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आ जाएं। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां कही गई हैं कि नेत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ऐसी ही देश सेवा का जुनून लेके चल रहे हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल तंवर जी, जिनके लिए देश सेवा जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोच्च है। उनसे मिलकर आज हमको वाकई में बहुत अच्छा लगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम चाहेंगे ऐसे ही बने रहे, आप हमारे साथ देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार,
जय हिंद।